भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी आयोजित किए गए अनेक कार्यक्रम। प्रदेश के स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी। राज्य गीत से शुरू होगी प्रार्थना। देश में अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। और दुर्ग केंद्रीय जेल में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही किया जा रहा है शिक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास, विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी अपनी विद्वत्ता और बौद्धिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और आज एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान लागू हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं विधानसभा परिसर में भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी न सिर्फ राजनीतिक रूप से याद किए जाते हैं, बल्कि वे प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में भी सदैव स्मरणीय रहेंगे। प्रसाद मुखर्जी जी हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे। 52 के पहले चुनाव में सांसद बनकर के आए, 3 सांसद हमारे रहे और आज जो भारतीय जनता पार्टी वट वृक्ष की तरह दिखाई दे रही है, तो उसके मूल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे। ऐसे महामना की हम जयंती मना रहे हैं। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस देश की एकता और अखंडता और जिस देश को सुदृढ़ करने के लिए जो उनको उद्योग मंत्री बनाया गया था, औद्योगिकरण की स्थापना की, लोगों को रोजगार मिले, आज उनके पथगामी बन करके वैश्विक स्तर पर भारत सिरमौर बने, दुनिया का मार्गदर्शन कर सके। मैं समझता हूं कि जो सपना है वो पूरे होंगे और पथगामी बनकर के चलने की आवश्यकता है। प्रदेश भर में भी भाजपा नेताओं ने इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में आज दुर्ग सांसद विजय बघेल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद की 120वीं जयंती के अवसर पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। सांसद विजय बघेल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं। वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई। देश की एकता के लिए उन्होंने योगदान दिया और उनके विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक और प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट तथा राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। प्रार्थना सभा का आयोजन निर्धारित समयावधि में शाला की उच्चतम कक्षा में अध्ययन करने वाले उन 5 विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने मासिक आकलन में अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी आधार पर प्रतिमाह प्रार्थना सभा के आयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। शाला नायक द्वारा विद्यार्थियों को देश और प्रदेश की एकता और समृद्धि के लिए शपथ दिलाई जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा समाचार पत्र से सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुख्य बिंदुओं का वाचन किया जाएगा।
विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन नैतिक या प्रेरक कहानी सुनाई जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का समापन किया जाएगा। देश में अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 98.53% है। पिछले 24 घंटे में 15,394 संक्रमित स्वस्थ हुए। छत्तीसगढ़ में आज 10,696 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 165 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 1.54% है। रायपुर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल ने जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य लोगों से एहतियाती डोज लगाए जाने की अपील की। ये है कि सभी पीएससी और सीएससी में वैक्सीन लग रहा है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी फ्रंटलाइन वर्कर और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उन्होंने पूरी तरह से प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है। करीब 18,000 के आसपास हमारे हेल्थ केयर वर्कर बचे हुए हैं और 17,000 के आसपास फ्रंटलाइन वर्कर बचे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज लगा दें। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ गार्गी यदु ने कहा कि गर्भावस्था में भी गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच कर उनका टीकाकरण किया जा रहा है। अगर कोरोना है तो बच्चे को, क्योंकि प्रेगनेंसी डील्स विद मदर एंड बेबी बोथ, तो बच्चे को देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम प्रिकॉशनरी अब प्रेगनेंसी में भी सबको कोविड की टेस्ट और सबको कोविड का इंजेक्शंस लगाने कह रहे हैं। गौरतलब है कि अब से एहतियाती डोज 9 महीने की जगह 6 महीने पर लगाया जा सकेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजनांदगांव में इन दिनों भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में 14 विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा का जनाधार बढ़ाने कार्य करें। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विचार के आधार पर, नीति के आधार पर और अच्छी नीयत बनाने के लिए ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है।
जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारों से लैस होकर आने वाले 2023 और 2024 को लेकर जनता में जाएं। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि आज किसान खाद बीज की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व की सरकार किसानों को खेती के लिए नेट, सेट हाउस, मल्चिंग शीट, कृषि उपकरण सब्सिडी के साथ प्रदान करती थी, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों को खाद बीज सहित कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही है। पहले नेट सेट हाउस मिलता था, मल्चिंग सीट मिलती थी, किसानों को पहले बीज मिलता था, खाद मिलता था, उनको उपकरण मिलते थे सब्सिडी में। अब सब मिलना बंद हो गए। तो और सड़क पे भी किसान चलता है, स्कूल में भी किसान का बच्चा पढ़ता है, कॉलेज में भी किसान का बच्चा पढ़ता है, बिजली भी किसान को चाहिए। तो जितनी भी आज पूरा छत्तीसगढ़ में विकास ठप है। गौरतलब है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए प्रशिक्षण देने इस शिविर का आयोजन किया गया है। बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत धनगवा गांव ने विकास की नई इबारत लिखी है। आदिवासी बहुल इस गांव में आदर्श ग्राम योजना से विकास के नए आयाम गढ़े गए हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से ये गांव सुसज्जित है। CL जायसवाल, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने बताया कि जिले में 58 ऐसे ग्राम हैं जहां 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति परिवार रहते हैं। उन गांवों का चयन योजना के तहत किया गया है। इन गांवों के विकास के लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान है। जिले में कुल 58 ऐसे ग्राम जहां 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है, इन गांवों का भारत सरकार के माध्यम से चयन हुआ है और इन गांवों में 40 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं अधोसंरचना के काम में। लेकिन ये अधोसंरचना एक पार्ट है। इसके अलावे जो भारत सरकार के जो निर्देश हैं उसके तहत सामाजिक आर्थिक आधारों पर भी गांवों का मूल्यांकन किया जाना है। धनगवा के सरपंच जितेंद्र टंडन ने बताया कि आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में पक्की सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे ये मुख्य मार्ग से जुड़ गया है। ग्राम पंचायत धनगवा में जो आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत धनगवा में 3 निर्माण कार्य का स्वीकृति मिला था। 2 सीसी रोड, 2 बोर खनन और 1 नाली अभी नहीं बने, कार्य प्रारंभ है। और ग्राम पंचायत धनगवा के आश्रित ग्राम भगवान पाली में 3 ठो रोड का स्वीकृत हुआ था। जो 2 रोड भगवान पाली में बना है आदर्श का और 1 मधुबन मोहल्ला में कार्य पूर्ण हो गया है आदर्श का। प्रधानमंत्री मोदी का जो आदर्श ग्राम योजना है उससे हमारे ग्राम पंचायत को बहुत सारा लाभ मिला है। ग्रामीणों ने भी योजना के तहत गांव के विकास पर संतोष जताते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत हमारे ग्राम धनगवा में बहुत काम हुआ है। जैसे मान लो नाली निर्माण, तालाब का गहरीकरण और टॉयलेट वाला काम, ये सब मोदी जी के कृपा से बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे गांव में ऐसा ही काम चलता रहे। कि केंद्र सरकार की बहुत बढ़िया योजना है, इससे हम समस्त ग्रामवासी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। रोड बन रहा है, उससे आवागमन हो रहा है और जो पानी का व्यवस्था नहीं था तो पानी की व्यवस्था होने से सभी ग्रामवासी बहुत खुश हैं। और केंद्र सरकार मोदी जी से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण योजना हर ग्राम और हर क्षेत्र, हर टोला में ऐसे योजना को संचालित करे। इस तरह आदर्श ग्राम योजना गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दुर्ग के केंद्रीय जेल में निरुद्ध कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें शिक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है। जेल के कारागार में सजा काट रहे कैदी स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कर स्वयं को शिक्षित कर रहे हैं, ताकि जब वे बाहर निकलें तो शिक्षित समाज का हिस्सा बन सकें। इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा इन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जेल प्रशासन द्वारा इन्हें शिक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो इन कैदियों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही पढ़े लिखे कैदियों का भी सहयोग इन कैदियों को शिक्षित करने में लिया जा रहा है। ये कैदी बेहतर तरीके से शिक्षित हो सके, इसके लिए जेल में लाइब्रेरी भी है, जहां पढ़ने के लिए 6000 से अधिक पुस्तकें रखी गई हैं। ये कैदी अपनी आवश्यकता के मुताबिक लाइब्रेरी में किताबों का अध्ययन भी करते हैं।
जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्रिय ने बताया कि जेल में कैदियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो अपराध से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। कुछ अच्छा सीखें, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें और जेल के बाहर जाके समाज में सम्मिलित हो सके। इसके लिए जेलों में जो है शिक्षण और प्रशिक्षण के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। वर्तमान में जो है लगभग 82 प्रिजनर जो हैं वो अलग अलग कक्षाओं में अध्ययनरत हैं स्कूलों में। इसके साथ ही जो है 17 जो है इग्नू के तहत जो है इग्नू के BA पार्ट 1 कोर्स में इनका एडमिशन कराया गया है। लगभग जो है 150 के करीब बंदी जो है हमारे फैक्ट्रीज़ में जो है अलग अलग ट्रेड्स में जो है वो काम कर रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जेल में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फैब्रिकेशन वर्क, हथकरघा, सिलाई कढ़ाई सहित विभिन्न विधाओं में पारंगत किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।